बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज फ्रेंड, अब बात करते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स के एंजाइम्स की खुसूसियात क्या क्या हैं। सबसे पहले खुसूसियत ये कि ये बायो कैटलिस्ट होते हैं। अब जो समझने वाली चीज है, ये जो इसकी वर्टिकल मीनिंग है ना, आप इसके जरिए भी समझ सकते हैं। ठीक है, इसको देखिए आप, बायो कैटलिस्ट, बायो की मीनिंग भी आप समझते हैं और कैटलिस्ट की मीनिंग भी आप समझते हैं ना। ओके, बायो मींस लाइफ और कैटलिस्ट नया वर्ड है आपके लिए, चलिए हम बता दें। कैटलिस्ट जो है वो ऐसे केमिकल को कहते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल को कहते हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन को बूस्ट अप करते हैं, उसमें मदद फराहम करते हैं, लेकिन खुद इस्तेमाल नहीं होते। उनका अपना जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो बरकरार रहती है, उनका जो अपना मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो बरकरार रहता है, उनमें कोई कमी ज्यादती नहीं होती। लेकिन क्या करते हैं, उस केमिकल रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं ये, या स्लो भी कर सकते हैं, आमतौर पर फास्ट कर देते हैं। ठीक है, तो सारे के सारे एंजाइम क्या होते हैं, बायो कैटलिस्ट होते हैं। ये केमिकल रिएक्शंस में हिस्सा लेते हैं लेकिन खुद इस्तेमाल नहीं होते। ओके, बायोकेमिकल रिएक्शंस में। उसके बाद सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम, मेड अप ऑफ प्रोटीन। किससे बने हुए होते हैं ये जो एंजाइम्स हैं, ये आमतौर पर केमिकली प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं ये, प्रोटीन नेचर, प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन से बने हुए होते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, आपके पास भी ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम है वहां लिखा हुआ है, उसको हाईलाइट करें। ये चीज, ये दोनों जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, ये ऑब्जेक्टिव्स में आपसे पूछे जा सकते हैं, खास तौर पर ये पॉइंट नंबर 2। एंजाइम्स क्या होते हैं भाई, एंजाइम्स केमिकली क्या होते हैं, प्रोटीन इन नेचर होते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। हाईलाइट कर लिया आपने किताब में, बायोकैटलिस्ट है और प्रोटीन इन नेचर होते हैं। उसके बाद सिंगल और लिटिल अमाउंट कैन स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन। एंजाइम जो है वो केमिकल रिएक्शन को शुरू करवाते हैं, सही है, फैसिलिटेट करते हैं। ये एक मॉलिक्यूल या इसकी वो थोड़ी सी मिकदार भी केमिकल रिएक्शन को शुरू करने के लिए काफी है। इसकी मिसाल बिल्कुल इस तरह है, जैसे आपकी बाइक है या आपकी कार है, तो उसमें आप जब सेल्फ देते हैं इग्निशन, तो वहां से करंट जाता है एक बार इंजन को स्टार्ट करने के लिए, जाता है करंट। अब बार बार करंट देने की जरूरत नहीं पड़ती है, आसानी से अपने आप करंट उसमें पैदा होना शुरू हो जाता है, वहां से करंट आता रहता है। सही, एक बार इंजन स्टार्ट हो गया तो खुद करंट भी जनरेट करता है और चलता रहता है। बिल्कुल इसी तरह ये भी है कि एक बार जो है वो स्टार्ट कर देता है केमिकल रिएक्शन, उसके बाद प्रोसेस चलता रहता है। सही, तो इनकी थोड़ी सी मिकदार भी केमिकल रिएक्शंस को कैटलाइज करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए काफी होती है। उसके बाद नंबर 4, देयर रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड सबस्ट्रेट। ये पॉइंट भी आप नोट करें, जो एंजाइम्स हैं, एंजाइम का रिएक्शन जिन सब्सटेंसेस के साथ होता है, जिन मॉलिक्यूल्स के साथ होता है, उनको क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट। एंजाइम का रिएक्शन जिस मॉलिक्यूल के साथ होता है, जिस केमिकल के साथ होता है, उसे क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट। ये पॉइंट भी आपकी किताब में लिखा हुआ है, इसे नोट करें। किसके लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए। ओके, नोट कर लिया। उसके बाद बात करते हैं नंबर 5, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम, वेरी स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। ये एंजाइम की नेचर बताई जा रही है। क्या बता रहे हैं, एंजाइम की नेचर, कि एंजाइम जो है वो अपने एक्शन के लिहाज से बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक का मतलब कभी किसी दूसरे केमिकल रिएक्शन में मदाखलत नहीं करते। ये जो इनका अपना काम है, जिस केमिकल रिएक्शन में इनको हिस्सा लेना है, बस ये उसी में हिस्सा लेंगे, यानी अपने काम से काम रखते हैं बस। सही है, बहुत चूजी होते हैं, बहुत स्पेसिफिक, जहां इनको इस्तेमाल होना है वहीं इस्तेमाल होंगे। एक केमिकल रिएक्शन में कई एंजाइम इस्तेमाल होते हैं मुख्तलिफ स्टेप्स पर, लेकिन हर एक एंजाइम
उसी वक्त अपना काम करेगा जब उसकी बारी आएगी। उसके अलावा वो किसी और एंजाइम के काम में मुदाखलत नहीं करता। ठीक है, तो एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। ओके, उसके बाद नंबर 6, हैविंग एन एक्टिव साइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तस्वीर में भी आप देख रहे होंगे हर एक एंजाइम में एक एक्टिव साइट होती है। वहीं जाकर ये जो सबस्ट्रेट है ना, ये अटैच होता है। सही, और वो जो एक्टिव साइट है वो मखसूस बनी हुई होती है, बाकायदा उसकी एक शेप होती है। हर एक सबस्ट्रेट के लिए, हर एक एंजाइम के पास जो भी उसका एंजाइम है तो उसके लिए मखसूस शक्ल बनी हुई होती है। यूं समझ लें कि एक ताला है और एक चाबी है। एंजाइम जो है वो एक ताला है, सही, उसमें लगने के लिए एक चाबी है, सही। तो जो उसकी सही चाबी है वही लगेगी उसमें। ये सबस्ट्रेट जो है ये चाबी है, समझ लें की है, ये जो एंजाइम पे जाके अटैच होना है। तो सिर्फ चाबी, ताले के अंदर चाबी जो है वो हर जगह लग सकती है? नहीं, हर जगह नहीं लगती चाबी। एक तो चाबी मखसूस होती है, दो बातें हैं, चाबी भी मखसूस हो और जिस जगह ताले में लगानी है वो जगह भी मखसूस है। सही बात समझ आ रही है? ये जो तीनों बातें हैं आपस में इंटरलिंक है। हर एक एंजाइम जो है उसके साथ जिसका केमिकल रिएक्शन होता है सब्सटेंस का, उसे क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट। ये सबस्ट्रेट जाकर एक मखसूस साइट पे लगता है। वो साइट क्या कहलाती है? एक्टिव साइट। ये तस्वीर में आपको बना हुआ नजर आ रहा है, नजर आ रहा है? सबस्ट्रेट, सही है, और एक्टिव साइट और एंजाइम, तीनों चीजें, सही। तो हर एक एंजाइम में एक एक्टिव साइट होती है और उसके लिए मखसूस सबस्ट्रेट होता है, वही वहां जाके लगेगा, उसके अलावा कोई और नहीं लग सकता। सही, इसीलिए तो ये अपने काम के एतबार से बहुत ही चूजी हैं, स्पेसिफिक हैं। सही, उसके बाद नंबर 7, सेंसिटिव टू चेंज इन पीएच। पीएच क्या है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। आपने केमिस्ट्री में पढ़ी होगी पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, किसी भी चीज में कितनी जो है वो एसिडिटी है या कितने हाइड्रोजन आयंस हैं और कितने कम है या कितने ज्यादा, उसके लिहाज से पीएच होती है। ठीक है, अल्कलाइन और एसिडिक, जितनी कम होती जाए उतनी एसिडिक और जितनी बढ़ती जाए उतनी अल्कलाइन। याद आई है आपको पीएच? तो ये जो एंजाइम्स हैं इनके काम करने के लिए मखसूस पीएच होती है। उस पीएच के ऊपर ही ये काम करेंगे, अपना केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेंगे। अगर वो पीएच नहीं है तो भले से रिएक्टेंट मौजूद हो, एंजाइम मौजूद हो, सबस्ट्रेट भी है, एक्टिव साइट भी है, सब कुछ है, लेकिन पीएच जो है वो नहीं है जिस पे एंजाइम को काम करना है, तो केमिकल रिएक्शन में ये हिस्सा नहीं लेते। बहुत नखरे हैं भाई इनके, बहुत नखरे हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये बहुत ही काम की चीज़ बनाई है हमारे लिए और ये हमें बहुत जगहों पर मदद फराहम करते हैं, हमारी बॉडी में भी और बॉडी से बाहर भी इनके इस्तेमालात हैं जो भी हम पढ़ेंगे। सही, तो पीएच से सेंसिटिव होते हैं ये आपको पीएच वाले तस्वीर नजर आ रही है और मुख्तलिफ एंजाइम नजर आ रहे हैं। ये मुख्तलिफ पीएच पर काम करने वाले मुख्तलिफ एंजाइम्स हैं, नजर आ रहे हैं आपको? आपने सुना होगा इनके बारे में, ये डाइजेस्टिव सिस्टम में इस्तेमाल होते हैं, डाइजेशन में ये एंजाइम्स इस्तेमाल होते हैं। तो इनके लिए मखसूस पीएच है, ये उसी पीएच पे काम करेंगे। अगर वो पीएच नहीं है तो फिर ये अपना काम नहीं करेंगे, ये डाइजेशन में मदद नहीं देंगे। तो हर एक एंजाइम मखसूस पीएच पे काम करता है। सही, अगर वो पीएच नहीं है तो वो अपना काम नहीं करेंगे। सही, तो अब तक 7 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। आप लोग अपने पास हाईलाइट और नोट कर रहे हैं ना? ओके, तो अब मजीद उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बाकी हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। उसके बाद सम रिक्वायर कोफैक्टर्स। बाज एंजाइम ऐसे होते हैं कि उनके नखरे इनसे भी ज्यादा हैं। इन नखरों के अलावा एक नखरा और भी है एंजाइम का, इन्हें कोफैक्टर की जरूरत होती है। कोफैक्टर जो है वो एक मॉलिक्यूल होता है जो
एंजाइम पे जाकर अटैच हो जाता है और उसको इस काबिल बनाता है कि सबस्ट्रेट उसके साथ अटैच हो सके। अगर वो कोफैक्टर ना लगे तो सबस्ट्रेट के लिए जगह सही नहीं बनती, उसके लिए सॉकेट सही नहीं बनता। तो जब तक वो कोफैक्टर ना लगे तो सबस्ट्रेट नहीं लगेगा, केमिकल एक्टिविटी होगी नहीं, एंजाइम उसमें मदद ही नहीं करेगा। ये एक और नखरा है बास के, जो है ना, सब में नहीं होता ये, सही है, किसी किसी में होता है ये, सही है। तो कुछ एंजाइम ऐसे हैं कि उनको कोफैक्टर की जरूरत होती है। मखसूस केमिकल्स होते हैं, ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, कोफैक्टर जो है मखसूस केमिकल है, ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। इनकी भी बाकायदा कैटेगरीज हैं कोफैक्टर्स की। ये जो कोफैक्टर्स है ना, इनकी बाकायदा कैटेगरीज है, बाकायदा इनकी क्लासेस है और बहुत सारे कोफैक्टर्स होते हैं। आपकी किताब में आपको लिखना नजर आ रहे। तो बास एंजाइम को कोफैक्टर की जरूरत होती है। कोफैक्टर क्या होता है? कोफैक्टर जो है वो ऐसा मॉलिक्यूल होता है, ऐसी चीज होती है जो एंजाइम को इस काबिल बनाता है कि सबस्ट्रेट उसके ऊपर फिट हो सके और केमिकल रिएक्शन शुरू करवा सके। ओके, उसके बाद नंबर 9, मैनी वर्क इन सीक्वेंस टू प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट। बहुत सारे एंजाइम जो है वो सीक्वेंस में काम करते हैं, एक के बाद एक की बारी आती है। जैसे सेल के अंदर जो एनर्जी बनने का अमल है या जो फोटोसिंथेसिस का अमल है, इसकी डिफरेंट स्टेजेस पर, फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है ना, एक एनाबॉलिक प्रोसेस है ना, उसमें एक मॉलिक्यूल तैयार होता है। तो बहुत इसमें जो है बहुत सारे केमिकल इस्तेमाल होते हैं, बहुत सारे एंजाइम इस्तेमाल होते हैं, सही। तो सब एक सीक्वेंस में काम कर रहे होते हैं, जिसकी बारी आती है वो काम करता है, फिर उसके बाद वो रुक जाता है, फिर उसके बाद अगले की बारी, फिर उसके बाद अगले की बारी। तो अपनी बारी आने पर सब तरतीब से काम कर रहे होते हैं, सही। कोई किसी के काम में मदाखलत नहीं करता। बहुत सारे एंजाइम किसी एक प्रोडक्ट को बना रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल एक बड़ा मॉलिक्यूल है जो फोटोसिंथेसिस के दौरान बनता है प्लांट्स में, ठीक है। तो उस एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए बहुत सारे एंजाइम इस्तेमाल होते हैं जो मुख्तलिफ स्टेप्स पर इस्तेमाल होते हैं। तो सब सीक्वेंस में अपना काम करते हुए चल रहे होते हैं। ओके, उसके बाद नंबर 10, एक्टिविटी ऑफ एंजाइम कैन बी एनहांस्ड बाय एक्टिवेटर एंड डिक्लाइंड बाय इनहिबिटर। Activity of enzyme can be enhanced by activator and declined by inhibitor। एंजाइम की जो एक्टिविटी है उसको बढ़ाया भी जा सकता है, किसके जरिए? एक्टिवेटर के जरिए। ये आप नोट डाउन करें, हाईलाइट करें अपने पास, एक्टिवेटर, ओके, और इनहिबिटर। एक्टिवेटर कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो एंजाइम की एक्टिविटी को एनहांस कर दे, बढ़ा दे, और इनहिबिटर कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर दे या बिल्कुल ही खत्म कर दे, सही। तो वो केमिकल सब्सटेंस जो एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एक्टिवेटर। और जो उसकी एक्टिविटी को रोक देते हैं, खत्म कर देते हैं या स्लो कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? इनहिबिटर। ओके, सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। के कैरेक्टरिस्टिक जो है वो ज्यादा है, 1 से लेकर 10 तक है। तो ये जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछी जा सकती है। तो आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी याद करनी है, आपकी किताब में पेज नंबर 109 पर लिखी हुई हैं। तो इंशाल्लाह जब ये चैप्टर मुकम्मल होगा तो हम इसके नोट्स बना के आपके पास भेजेंगे पीडीएफ की सूरत में। तो ये तो तीनों चीजें आपको अच्छी तरह बनी हुई मिल जाएंगी। फिलहाल आपको क्या करना है, आपको ये लेक्चर कम से कम 2 मरतबा देखना है। क्या करना है भाई? ये लेक्चर कम से कम 2 मरतबा देखना है, ताकि ये चीजें आपको बताई गई हैं वो आपको समझ में आ जाए। मैं जानता हूं कि थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है और बहुत सारी मालूमात इसमें आपको फराहम की गई है, नॉलेज काफी ज्यादा हो गई है, लेकिन तवज्जो से देखना है, किताब में चीजों को हाईलाइट करना है, जिन चीजों के मीनिंग्स मैंने बताए हैं उन्हें अपने अल्फाज में किताब में नोट करना है, ताकि आप आसानी से चीजों को समझ सकें। तो इंशाअल्लाह अगली क्लास में एंजाइम के बारे में मजीद गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।